आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से अमित शाह जो है वो बात करते हुए नजर आए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सारी बातचीत कही है। लेकिन सवाल अब यहां पर यह उठता है कि जितने भी डेली वेजर्स और जितने भी कर्मचारी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जब इस पर कोई बात नहीं हुई है तो इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अब प्रतिक्रिया ही ले लेंगे। इस वक्त मेरे साथ यहां पर डेली वेजर्स के ही प्रेसिडेंट हैं ताज, हमारे साथ राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। और उनके साथ हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं रहबरे खेल के, आपका भी स्वागत। और NYC के भी प्रेसिडेंट हैं आसिफ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यानी कि ये तीन लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो जम्मू के अंदर कर रहे थे और अभी ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कश्मीरी पंडित भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ और भी कई ऐसे मुलाजिम हैं जो धरने प्रदर्शन पर देखे गए हैं। सबसे पहले डेली वेजर्स से ही बात करेंगे क्योंकि 70,000 डेली वेजर्स पर सिफारिश को लेकर बात जो है वो उठ रही थी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर राजेंद्र जी बनी हुई थी। क्या लगता है कि बात आज डेली वेजर्स को लेकर नहीं हुई है लेकिन सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बातचीत की गई? देखिए, बड़ी नाउम्मीद हुई आज अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के। और 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे होम मिनिस्टर साहब ने और माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाने जा रहे हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद कम से 30-35 मिनिस्टरों का जम्मू कश्मीर में दौरा हुआ। उस दौरे से किसी भी कैटेगरी, चाहे NYC हो, डेली वेज PHE का हो या और डेली वेज हमारे डिपार्टमेंट हो, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, कोई भी जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को कह ले, किसी को 1% बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन वो आए, 30-35 मिनिस्टर आए, यहाँ घूमे और पिकनिक मना के चले गए। इस तरह अमित शाह जी का नवंबर के बाद ये दूसरा दौरा है। अमित शाह जी से बड़ी उम्मीद थी क्योंकि ये यूटी उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है, लेकिन लेह लद्दाख वाली यूटी भी उनके कंट्रोल में है। एक ही स्टेट थी। लेह लद्दाख वाले जितने टेम्परेरी एम्प्लॉय है उनको वेजेस इनहांस या दूसरे बेनिफिट दिए जा रहे हैं और रेगुलर प्रोसेस भी स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ कौन है, कौन रोक रहा है? अगर LG साहब ने आपके चैनल पे ये कहा था कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ, उनके मांगे जायज़ हैं, ये 10 सितंबर को बोला गया था। आज उसको 3-4 महीने हो गए। कौन है वो, कौन अधिकारी है, कौन ऑफिसर है जो उनको LG साहब कहते हैं कि मैं इनकी हर चीज़ डिमांड पूरी करूँगा, इनको रेगुलाइजेशन प्रोसेस दूंगा। NYC को प्रॉमिस किया जाए। और भी लोगों को राजबम बुलाया जाता है। क्या राजबम बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता है? क्या सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए बुलाया जाता है? आप कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पे हो, आप पॉलिटिकल लीडर नहीं हो कि वादा करोगे भूल जाओगे। आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में BJP 2014 में वादा करती है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में कभी सत्ता में नहीं आए, अगर हम लोग आएंगे ये जितने लोग परेशान हैं हम इनका हल करेंगे। लेकिन बताइए कहाँ पे ग्राउंड पे क्या है? आज शहीदों से मिलने की बात थी। आपको नहीं लगता है कि आज जो स्टेप उठाया गया वो बेहतर तरीके से उठा है? देखिए, हमने पहले ही चेतावनी दे दी मीडिया के माध्यम से उन परिवारों को, उस माँ को जिसने अपने 2 बच्चे खोए और एक उनका बच्चा वो PHE में क्लर्क का काम कर रहा था रजौरी में। तो हमारी पूरी सलामत, लेकिन उसके साथ साथ ये इश्यूज भी होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। अगर उनके अंडर नहीं आते तो हम इस दौरे से उम्मीद नहीं करते, अगर ये यूटी ना होता तो। लेकिन जम्मू शहर जो मंदिरों का है वहाँ पर अफरा तफरी है। किसी तरफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी तरफ कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। कोई भी लेडीज़ पे अपने पुलिस वाले जो मैन हैं वो अपना धक्काशाही करते हैं। कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। क्या हम इंसान नहीं है? अगर हमारे लोग PHE का डेली वेज या बाकी डेली वेज मिलिटेंसी में काम करते हैं, बर्फ में काम करते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर जम्मू में काम कर रहे हैं, कोविड में हम लोगों ने काम किया, हम कहाँ पे पीछे हटे? इसलिए ये शोषण बर्दाश्त किया जा रहा था। कोरोना के समय में यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से अनदेखी होती है तो बहुत बड़ा सवाल है। इन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है। रहबरे खेल को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि रहबरे खेल को लेकर भी एक आश्वासन जरूर सरकार की तरफ से दिया गया है कि बहुत ही जल्द आपकी भी जो डिमांड्स है उन्हें माना जाएगा। लेकिन आज का जो दौरा था उसमें बात नहीं हुई है। एक प्रतिक्रिया आपसे। देखिए मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि आप हमेशा हमारी आवाज़ उठाते हैं। जो परसों की जो मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, वो अखबारों में भी निकला, हर जगह पे भाजपा के लीडर के डिबेट में भी बता रहे हैं, हमारे साथ डिबेट हुआ उनका कि वहाँ पे आपकी बात रखेगी और ग्रीन सिग्नल भी आया। अगर होम मिनिस्टर के ऑफिस से ये ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो वो सिग्नल किस तरफ जा रहा है? अगर वो सिग्नल हमारी तरफ नहीं है तो वो कहाँ की ओर जा रहा है? इवन कि अगर आपको एड्रेस कर रहे हैं होम मिनिस्टर के ऑफिस से कि आपका काम हम कर देंगे, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक आश्वासन अगर दिया गया है तो शक क्यों, वहम क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदों पर आपने सवाल यहाँ छोड़ दिया है कि वाकई में क्या मीटिंग में बात हुई है या नहीं। अगर बात नहीं हुई होती तो शायद रहबरे खेल का नाम नहीं आता। मुझे जहाँ तक मेरा तल्लक है, मुझे लगता है अगर ग्रीन सिग्नल मिला होता तो ज़रूर वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो या कोई और पार्टी हो, वो ज़रूर आके आपको वहाँ पे एड्रेस करेगी।
कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी, पॉलिटिकली पार्टी, अगर उसको एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आपको मिलता है वो ज़रूर एड्रेस करेगी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का भी मसला वहाँ पे है। क्रेडिबिलिटी का भी मसला है, और अगर बात हुई होती तो ग्रीन सिग्नल जरूर होता। एनवाईसी के भी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, आप लोग भी काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक उम्मीद थी, किस तरह से अब आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उम्मीद तो हम हमेशा रखते आए हैं, मगर हमारी उम्मीदों पे अभी तक खरा नहीं उतरा, क्योंकि हमेशा एश्योरेंस दी जाती है और हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये एश्योरेंस का सिलसिला बंद होना चाहिए और प्रैक्टिकल रूप में सामने आके युवाओं के बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए। यूथ सड़कों पे है, आप बताइए किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करवाएंगे? ये बात तो करते हैं जम्मू कश्मीर को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, क्या युवाओं के बिना आप तरक्की करवा सकते हैं? और वकील हमारे बीजेपी के जो लोग थे, जो कमेटी बनी थी, ये हमारे वकील, हमें कहा गया था कि ये हमारे वकील हैं और हमने अपने वकीलों पे पूरा यकीन करके भेजा था कि जज साहब के पास जाएंगे तो हमारे हक में फैसला लेके आएंगे, मगर वो फैसला अभी कहीं नज़र नहीं आ रहा जो लोगों के सामने आना चाहिए था। मतलब कि सवालिया निशान पर सवालिया निशान जो है वो छोड़े जा रहे हैं। क्या लगता है कि वकीलों की तरफ से सही से दलील नहीं की गई? देखिए, हमने तो उम्मीद की थी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम आपके वकील हैं, हमें तो उम्मीद थी कि अच्छे से दलील देंगे और हमारे हक में फैसला लेके आएंगे। अभी तक नहीं। हमने ये भी कहा है कि अगर आप हमें ही ले चलें, अपनी वकालत हम लोग खुद करना जानते हैं, हम खुद करेंगे। अगर हो सकता है किसी कारण से आप अच्छे वकालत हमारी अपनी पार्टी की हो सकता है कोई मर्यादा हो, तो उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो डेली वेजर्स का लेकर अगर मुद्दे को हम बात करें तो नियमितीकरण को लेकर बात है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए। रेबरे खेल का है कि प्रोबेशन पीरियड को कम होना चाहिए। एनवाईसी की क्या डिमांड? देखिए, हमारी भी डिमांड है कि हमारे लिए रेगुलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। हमें एसआरओ 520 में डाला गया है, जबकि गवर्नमेंट खुद ये चीज़ कहती है कि एनवाईसी 520 में नहीं होने चाहिए, ये एक अलग कैटेगरी है। तो हमने भी यही डिमांड की है कि 520 हमें सूट नहीं करता, हमारे लिए एक अलग सा एसआरओ बनाया जाए जिसमें पॉलिसी हो। और क्योंकि जैसे रैबरे टीचर्स लगे थे, वैसे ही हमारा पैटर्न था, हमारी अपॉइंटमेंट का, रिक्रूटमेंट का सेम प्रोसेस था। हमने वही डिमांड किया है, हमारे लिए वैसा ही कोई एसआरओ बनाया जाए, क्योंकि हमने ज़िंदगी के 13 साल दे दिए, इलेक्शन ड्यूटीज़ देते हैं, कोरोना के टाइम किया, अब बैक टू विलेज किया, अभी आप देखिए डिलीशन एलिशन का काम चल रहा है, उसमें एनवाईसी काम कर रहे हैं। अप्रिशिएट भी ये लोग कर रहे हैं। अगर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, काम भी ले रहे हैं, तो क्या वजह है कि कोई पॉलिसी नहीं बनाई? सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो नहीं बन पा रही है। आप लोग ग्राउंड पर काम भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चीजें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ ताजी, अगर मैं आप ही से जानूं, जिस तरह से ये भी कह रहे हैं कि रेगुलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए थी, उस पर 520 को लेकर ये कह रहे हैं कि ये नहीं मानते हैं उस चीज को, लेकिन सरकार को अलग से एसआरओ जो है वो बनाना चाहिए। डेली वेजर्स के लिए तो ऑलरेडी एसआरओ जो है वो सामने रखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं देखी। देखिए मैडम, हमारे एसआरओ होल्ड किए गए। एसआरओ 64 की डिमांड थी 94 से लेके, और जब 2009 में कैबिनेट साहब कमेटी बनी, उसने भी अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं दी। उसके बाद इलेक्शन होगी, इलेक्शन के बाद 2014 में एक कैबिनेट साहब कमेटी बनी, राठौर साहब उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी ने तकरीबन 90% दे दिया था कि जिसको 10 साल हो गए उसको एसआरओ 64 में रेगुलाइज करना है। लेकिन 2017 में जो कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह थे, उस टाइम के डिप्टी सीएम, उनकी कमेटी जब रिपोर्ट देती है, वो एक लूला लंगड़ा अंधा बहरा एक एसआरओ 520 ले आती है। उस टाइम में हमने विरोध किया था कि हमको ये एसआरओ नहीं चाहिए, हमें एसआरओ 64 चाहिए। एसआरओ 64 में क्लास 4 में हमें रेगुलाइज किया जाएगा, उसमें सारे वो बेनिफिट हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होते हैं। लेकिन एसआरओ 520 में कुछ नहीं है, उसको दिया है गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप काम करो, आपको वो सारे बेनिफिट वहाँ मिलेंगे, नया कुछ नहीं था। वो एक आई वाच था, वो वेजन इन्हांस था कि आपकी दिहाड़ी बढ़ा दी। तो हमने जब विरोध किया तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने कहा आप द्राबू साहब के पास जाइए, फाइनेंस मिनिस्टर वो बताएंगे। उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा यार ऐसा है कि आपको वेजेस टाइम से नहीं मिलती, आपका ये सिस्टम है, आप मेरी बात मानो। आप सीएम साहब के पास भी, मैडम महबूबा के पास भी गए थे, तो मैडम का मेरे को फ़ोन आया था। मैंने उनको कहा कि इस बजट में नहीं, अगले बजट में मैं इसको जैसे जो आप कह रहे हो, जो इसमें अमेंडमेंट करनी है मैं अमेंडमेंट करूंगा। लेकिन हमने तब भी ये बोला था एसआरओ 64 से हमें कम कुछ भी मंजूर नहीं है, और आज भी हमारी ये डिमांड है एसआरओ 64 से कम। एसआरओ 64 को लेकर काम करेगी सरकार? देखिए, सरकार ने काम तो करना चाहिए कि जितने भी डेली वेज राय परमानेंट हुए हैं तो 64 के तहत परमानेंट हुए हैं। हमने 25-25 साल दे दिए इस डिपार्टमेंट को, 7 साल के बाद परमानेंट होना था। आज देख लो 25-25 साल हो गए, कुछ डेली वेज हमारे चले गए हैं।
कुछ तो ऐसे ही आधार कार्ड दिखाया, 60 साल हो गए, चले गए हैं बेचारे, कुछ नहीं दिया गया, उनका बकाया भी नहीं दिया 70 महीनों का। आज कितना बड़ा त्यौहार है, लोहड़ी का त्यौहार है, आज भी हमें तनख्वाह नहीं दी गई। मुझे ये बताइए कि बंधुआ मजदूरी नहीं है तो और क्या है ये, अफसरशाही है या क्या है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अभी भी एलजी साहब जाग जाएं, नहीं तो 28 तारीख को जम्मू में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, इससे संभला नहीं जाएगा। इसके डेली वेजेस जो है पीएचई का, वो जिम्मेवार नहीं होगा, ये एलजी सरकार जिम्मेवार होगी। जब डिबकाम साहब ने हमारे साथ जो वादा किया है वो पूरा करे। आज हमें बहुत उम्मीद थी कि अमित शाह कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आज भी कुछ नहीं बोला गया। लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 200 ये भी बताया जा रहा है कि अगर जिस तरह से पूरा देश इस वक्त डांगरी के लोगों के साथ खड़ा है, सांत्वना जताई जा रही है, तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सारी बातचीत वहां पर की है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐलान जो है वो किया जाए। देखिए, जो डांगरी में हुआ, हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। अगर हमारी जरूरत पड़ती है वहां जाने के लिए, हम वहां जाने के लिए भी तैयार है, कोई इस पर दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए, 25-25 साल दे दिए हैं हम गवर्नमेंट को, और क्या दें? हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमारी तो हो गई है, लेकिन बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, घर से बाहर निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी सोए हुए हैं। हम सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि अब ये डेली वेज रुकने वाला नहीं है। मैं तमाम डेली वेजरों को ये कहना चाहता हूं, 28 तारीख के लिए तैयार हो जाइए, चाहे कुछ भी हो जाए, बरखा चले, गोली चले, आंधी चले, आपने जम्मू में पहुंचना है। 28 को क्या करने वाले हैं? हड़ताल करने वाले, हम घेराव करेंगे, उस वक्त देखेंगे जनता को प्रॉब्लम होगी, डिबका जिम्मेवार होगा, एलजी प्रशासन जिम्मेवार होगा, हम बिल्कुल जिम्मेवार नहीं होंगे। चलिए, कार्य